अभिवादन स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का रविवार की इस चर्चा में। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वह है लॉकडाउन के बाद। लेकिन मैं अपने विषय पर आऊं उससे पहले एक छोटा सा प्रसंग के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। प्राणनाथ मेहता भगत सिंह के वकील थे, जिन्होंने भगत सिंह के पक्ष में अपनी बातें रखी थी ब्रिटिश कोर्ट में। और जब भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी तो शायद वह अंतिम व्यक्तियों में से एक थे जिनकी भगत सिंह से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि जब मैं भगत सिंह से मिलने के लिए जाता हूं और भगत सिंह मुझसे पूछते हैं क्या तुम मेरी किताब लाए, तो मैंने तुरंत उन्हें रिवोल्यूशनरी लेनिन नाम की, जिसकी बहुत चाह थी भगत सिंह को पढ़ने की, उस किताब को मैंने उन्हें दिया और भगत सिंह किताब प्राप्त करते ही उसके पन्ने पलटने लगे। अब उन्होंने प्राणनाथ मेहता कहते हैं जो मैं उनसे बात करना चाहता था उन बातों पर उतना गौर नहीं करे जितना वो उस किताब को पढ़ने में उन्होंने अपना ध्यान लगाया। 23 मार्च 1931 का वह शाम का समय था, लगभग 3 या 4 बज रहा था। उसके कुछ ही घंटों बाद, लगभग 1 से 2 घंटे बाद, भगत सिंह के यहाँ वहां का जो जेल सुपरिंटेंडेंट था वह आकर के कहता है कि जेल अधीक्षक कि आपको तयशुदा समय से 12 घंटे पहले फांसी दी जाएगी। भगत सिंह यह बात सुनकर के कहते हैं यार तुम मुझे रिवोल्यूशनरी लेनिन किताब का एक चैप्टर भी नहीं पढ़ने दोगे क्या? यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताती है कि किताबों के प्रति कितना प्रेम था भगत सिंह का। और कहीं न कहीं किताबें अध्ययन और आपके द्वारा किया गया चिंतन मनन आपको मजबूती प्रदान करता है और आपको इतनी मजबूती प्रदान करता है कि आप भगत सिंह जैसी एक बहादुरी वाला काम करके पूरे देश में, पूरे विश्व में एक संदेश दे करके इस दुनिया से जाते हैं, लेकिन आपको मौत का खौफ नहीं होता है। तो यह बातें बताने के पीछे मेरा उद्देश्य था कि आप पढ़िए, लिखिए और सच्चाई को समझने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से सच्चाई आगे बढ़ती है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज की दिनांक है 28 मार्च 2021। अगर आज की मैं बात करूं इस विषय पर मैं आने के साथ आपसे आज की बात करना चाहूंगा तो पिछले 24 घंटे में 62,258 कोरोना के नए पेशेंट आ चुके हैं। इस देश में एक बार फिर कोरोना की लहर वापस आ चुकी है और ऐसा WHO का मानना है। WHO ने भारत के बारे में जो अपनी भविष्यवाणी की है उन्हें साफ साफ शब्द कर रहा है कि पीक्स विल कम अगेन, मतलब जो मैक्सिमम आप केसेस हैं वह फिर वापस आएंगे और उसके बाद इससे भी भयावह स्थितियां हो सकती हैं। और आज की रिपोर्ट मैंने देखा न्यूज चैनल पे तो सचिन तेंदुलकर और यूसुफ पठान जैसे 2 क्रिकेटर्स को भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बातें बता रही हैं कि कितना ज्यादा संगीन मामला है और हमें कितना सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो कोरोना की बात यदि मैं करूं तो उसमें कुछ सकारात्मक बातें भी मुझे खोजने के लिए मिल रही हैं। जब मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था तो मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई कि भारत के 6 राज्यों में, उन 6 राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली के इन 6 राज्यों में लगभग 84% कोरोना के केस आ रहे हैं। और साथ ही साथ भारत के प्रमुख 50 शहरों में, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, नागपुर हो, पुणे हो, इंदौर हो, औरंगाबाद हो, ऐसे 50 शहरों में लगभग 50% कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे हैं। तो यह बातें इस तरह भी इशारा करती हैं कि यदि हम इन स्थानों पर डेंस इम्यूनाइजेशन करें तो निश्चित रूप से हम कोरोना को कुछ हद तक समेटने में और उसके फैलाव को रोकने में सफल हो सकते हैं। जैसा कि जो हमारे देश में 90 के दशक में पोलियो की तेजी के साथ वृद्धि हो रही थी तो हमने एक योजना लाई थी रिंग इम्यूनाइजेशन, मतलब उन जगहों को हम आइडेंटिफाई करें जहां पर केसेस ज्यादा हैं, वहां पर डेंस और बहुत ही इफेक्टिव इम्यूनाइजेशन करें जिससे कि कोरोना को रोका जा सके, जैसे कि पोलियो को रोका गया था। अब बात मैं थोड़ा सा इन डाटा के आधार पर कहना चाहता हूं कि हमारे देश में 16 जनवरी 2021 से जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है वह वाकई बहुत इफेक्टिव और बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है। लगभग 10 लाख लोगों को प्रतिदिन टीके लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे पेशेंट सामने आए हैं जो टीका प्राप्त करने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हुई। यह बातें बताती है कि स्थितियां उतनी अच्छी नहीं, गंभीर है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को टीका लगाने के बाद कोरोना होता है तो यह बात बताती है कि जो इम्यूनाइजेशन है जिस हिसाब से उसका हमने
टीकाकरण किया, वह व्यक्ति जो है उससे बेहतर कोई स्ट्रेन आ गया आपके कोरोना का, जो कि उस इम्यूनाइजेशन को भी अनइफेक्टिव कर देता है, उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है। तब मतलब कोरोना लगातार अपने स्ट्रेन को बदल रहा है, कोरोना लगातार नए नए इवोल्यूशन म्यूटेशन करते हुए जा रहा है। अब म्यूटेशन क्या है, इसको आप विज्ञान की भाषा में समझ सकते हैं, किस प्रकार से जीनोम में परिवर्तन कर देने से कोरोना का एक नया रूप सामने आ जाता है, जो कि पहले से ज्यादा भयानक और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसे डब्ल्यूएचओ का मानना है कि हजारों हजार स्ट्रेन नए डेवलप हो चुके हैं कोरोना की, जो कि हमारे लिए बड़ी समस्या हो सकते हैं। अब इन बात इस प्रकार से इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब यदि हम अपने देश में लॉकडाउन या कोरोना पीरियड की बात की जाए तो हमारे देश में 30 जनवरी 2020 को पहला कोरोना केस केरल में डिटेक्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद से जिस प्रकार से हम थोड़ा सा शिथिलता बरतते गए और इसको लेकर के कोरोना को लेकर के जितना ज्यादा सीरियस हमें होना चाहिए था हम हुए नहीं। 24 फरवरी 2020 को हमने डोनाल्ड ट्रंप के लिए अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया। उसके बाद जब हमारे देश में सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन केस आने लगे तब हम सीरियस हुए और लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, जिस प्रकार के आयोजनों को हमने आगे बढ़ाया। लॉकडाउन की यदि बात की जाए तो लॉकडाउन की वजह से इस देश में कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गई। जिस प्रकार से एकाएक लॉकडाउन लगाया गया तो उसका प्रभाव यह हुआ कि इस देश में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा, जो कि सरकारी आंकड़े बताते हैं, लोगों का माइग्रेशन हुआ और उसमें 300 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत थकान से, भूख से या फिर लगातार चलते रहने से हो गई। तो यह बातें बताते हैं कि हमें यदि लॉकडाउन लगाना तो हमें थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से लगाना था। तो 4 घंटे का समय देकर के इतना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लॉकडाउन और सबसे स्ट्रांग और सबसे मजबूत लॉकडाउन लगाने के पीछे जो मूल भावना थी वो कहीं कहीं पिछड़ती गई। यह बीबीसी की रिपोर्ट बताती है, जो कि आरटीआई के माध्यम से सामने लाई गई है, कि जो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो कि विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में देश की व्यवस्था को, आकस्मिक समस्याओं को गवर्न करती है, उसको हैंडल करती है, जिसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको भी, उनके भी बड़े अधिकारियों को नहीं पता था कि कितना लॉकडाउन लगने वाला है। इसके और नीति आयोग जो नीतियां इस देश के विकास के लिए और डेवलपमेंट के लिए बनाती है, उसको भी इस बात की नहीं जानकारी थी कि इस देश में लॉकडाउन किस हिसाब से लगाया जा रहा है। उसके बाद एचआरडी मिनिस्ट्री और अन्य मिनिस्ट्री को भी नहीं पता था, होम मिनिस्ट्री को भी नहीं पता था कि किस प्रकार से हम लगाने जा रहे हैं लॉकडाउन। तो यह जो त्वरित लिया गया निर्णय था, इसने देश में कोरोना के फैलाव को कितना रोका, यह शोध का विषय हो सकता है। लेकिन इसे जो अफरा तफरी फैली इस देश में, जिस प्रकार से लोगों का मूवमेंट हुआ, लोगों में घबराहट पैदा हुई, लोगों में तरह तरह का डर पैदा हुआ, उससे स्थितियां और भी कमजोर और भी खतरनाक होती चली गई। मेरे कहने का मतलब यह है कि लॉकडाउन लगाने से पहले हमें एक व्यापक योजना पर काम करना चाहिए था। पहले तो हमने इसे सीरियस नहीं लिया और जब लगने लगा कि सर से ऊपर पानी होता गया तो एकाएक हमने लॉकडाउन लगा दिया, जो कि लाभ के साथ हम नुकसान भी पहुंचाया। और यदि बात की जाए इस देश में लॉकडाउन के दौरान नुकसान की बात की जाए तो आप लोग जानते हैं कि देश में करोड़ों करोड़ों लोगों को अपना रोजगार खोना पड़ा। लगातार बेरोजगारी दर जो पहले से ही तेज चल रही थी उसमें और उछाल आया। इस देश की जीडीपी में और नीचे जाई, लगभग 25% माइनस में हमारी जीडीपी चली गई, जिसका कहीं कहीं भुगतान इस देश के लोगों को आज भी कर रहा है। मैं कल की बात करूं, आज से लगभग 1 साल पहले जो अरहर की दाल 60 रुपए किलो बिकती थी, 70 रुपए किलो बिकती थी, आज उसका दाम 100 से 120 रुपए प्रति केजी हो गया है। इसी प्रकार से पेट्रोल में किस प्रकार से आग लगी है, डीजल किस प्रकार से नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वो सब आप सब जानते हैं। तो कहीं न कहीं एक आम आदमी के पॉकेट से पैसा निकाल करके जीडीपी को, देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन यदि हम इसी चीजों को योजनाबद्ध तरीके से लागू करते तो शायद यह परिस्थितियों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। इसके अलावा यदि हम विभिन्न प्रकार के इंडेक्स की बात करें, जैसे कि हम यदि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो दुनिया के 107 देशों में हमारा 94वां स्थान है। हम लगातार भूखमरी की तरफ हमारे देश में एक बड़ी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि रोजगार घट रहे हैं और लोगों की बेरोजगारी बढ़ना मतलब भूखमरी के और करीब जाता है। इसके अलावा फ्रीडम हाउस के भी हाल ही में जो रिपोर्ट्स आई है वह भारत में लोकतंत्र की स्थिति को भी कहीं न कहीं बीमार घोषित कर रही है, जहां फ्री स्टेट से हम पार्शियली फ्री देश की तरफ, पार्शियली फ्री स्टेट की तरफ बढ़ चुके हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार भी इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना पीरियड के दौरान बहुत तेजी से बढ़ा। आज हमारा देश जो 78वीं रैंक थी पिछले ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में, अब हम बढ़कर के 86वें पावदान पर आ गए, मतलब दुनिया के 86वें नंबर पर हम। जबकि इस दौरान कई देशों ने इंप्रूवमेंट किया, इसमें चीन भी शामिल है। इसके अलावा इस लॉकडाउन के दौरान
बहुत से उद्योगपतियों की भयानक तरीके से, एक बहुत बड़े तरीके से उनका अपना खुद का इनकम बढ़ी है। भारत, एक सर्वे बताता है भारत के 12 बड़े उद्योगपतियों ने 11 लाख करोड़ का लाभ कमाया है। लगभग उनकी औसत आमदनी 37% बढ़ी है। मतलब जब देश की जीडीपी 25% नीचे जा रही थी, तो देश के कुछ गिने चुने उद्योगपतियों की संपत्ति 37% से ऊपर जा रही थी। यह भी एक प्रकार से गरीब और अमीर के बीच बढ़ती हुई खाई का ही परिचायक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें भी हम 10 पायदान नीचे चले गए, 42 से 52 प्लेस पे आ गए। और साथ ही साथ जो कि एक हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, जो कि कई देशों द्वारा जिसको अधिक मान्यता दी जाती है, जिसमें हमारा पड़ोसी देश भूटान भी है, जिसने इसकी शुरुआत की कि हमें जीडीपी से ज्यादा जीएचपी पर काम करना होगा, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स पर काम करना होगा। उसमें भी हम नीचे चले गए। आज हमारा 139वां स्थान है। मतलब हमारी जीडीपी भी नीचे गई, हमारी खुशियां भी नीचे चलती गई, हमारा लोकतंत्र की स्थिति भी खराब होती चली गई, और इस प्रकार से हम लगातार नीचे जा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इंडेक्सेस के साथ पार्शियलिटी की जाती है, हमारे देश के साथ भेदभाव किया जाता है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जब स्थितियां कई इंडेक्सेस अन्य संस्थाओं से, भिन्न भिन्न संस्थाओं के अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर जब इंडेक्स जारी किए जाते हैं और सब में हम नीचे चले जाते हैं, तो हम उस परीक्षण मूल्यांकन की प्रक्रिया पर कितना सवाल उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भारत विश्व में महिलाओं के सुरक्षा के मामले में अफगानिस्तान, सीरिया जैसे देशों से भी नीचे जा चुका है। हो सकता है फिर मैं वही बात कहूंगा, इसमें सच्चाई कम हो या फिर कुछ पार्शियलिटी हो, लेकिन हम पूरी तरीके से इन बातों को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है वह यह भी बताती है कि पूरे कोरोना लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के ऊपर होने वाली घरेलू हिंसा में भी अचानक बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। क्योंकि जब परिवार एक साथ रहने लगा तो खाने को लेकर के, आमदनी को लेकर के, पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर के एक घरेलू हिंसा का जो वातावरण बना, वह की उसकी रिपोर्ट भी कहती है कि भारत में घरेलू हिंसा बहुत तेजी से बढ़ी है। इन बातों के बताने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि हमें एक स्वतंत्र और एक मजबूत लोकतंत्र को आगे बढ़ाना होगा। मैं हमेशा लोकतंत्र का पैरोकार रहा हूं और हमेशा इस बात में विश्वास करता हूं, एक विकसित, मजबूत और बड़ा लोकतंत्र ही, बड़ी सोच वाला ही देश को आगे ले जा सकता है। जैसे कि अभी कल की डेट में बंगाल में इलेक्शन हुए, लगभग 82% मतदान हुआ। असम में 47 सीटों पर लगभग 77% मतदान हुआ। यह हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती और मजबूती का प्रमाण है। लेकिन किस प्रकार से दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को अड़ंगा डालने का प्रयास किया गया, जीएनसीटी जो एक्ट लाया गया, वह इस बात को बताता है कि हम अभी लोकतंत्र में नीचे जा सकते हैं और नीचे जा सकते हैं, क्योंकि अधिकारवाद, अधिनायकवाद, मजबूती से संस्थाओं पर कब्जा करने का प्रयास लगातार जारी है, लगातार प्रयास जारी करता है, और विभिन्न प्रकार से इन पर धीरे धीरे चोट पहुंचाने की प्रयास की जा रही है। तो हमारे देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं, जो विदेशी या फिर अन्य संस्थाओं द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है, उसको आप स्वमूल्यांकन करें, खुद की नजर से देखें। मेरे इस वीडियो का, मेरे इस प्रयास का एकमात्र उद्देश्य होता है कि आप जागें, आपकी सोच समझनी चाहिए, एक तटस्थ, एक मजबूत और एक वैचारिक व्यक्ति के रूप में इस लोकतंत्र को खूबसूरत बनाएं। और जिस प्रकार से 50-60 लोगों को इकट्ठा करने पर रोक तो लगा दी जाती है, लेकिन जिस प्रकार से बड़े बड़े राज्यों में, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, इन राज्यों में जिस प्रकार से चुनाव करवाए जाते हैं, उसमें कोरोना प्रोटोकॉल का कितना उल्लंघन होता है मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद टीवी के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इन चीजों को देख सकते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह है, जो कि मैं फिर अंत में रिपीट करना चाहूंगा, कि आप मजबूत बने, देश को मजबूत बनाए, एक वैचारिक, मजबूत, जागरूक नागरिक बने और इस देश की व्यवस्था में अपना योगदान दें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी रविवार की चर्चा में आपसे विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव, अपने विचार मुझ तक प्रेषित करने का कष्ट करें। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।